राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पुरानी दिल्ली में हुई अतिक्रमण पर कार्रवाई और भीड़ द्वारा पुलिस पर किए हमले पर पार्टी का पक्ष रखते हुए कार्रवाई को सही बताया और निगम द्वारा की जा रही प्रक्रिया के दौरान भीड़ को उत्तेजित करने को लेकर विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अब तक 5 अभियुक्तों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। हमने कल भी कहा था कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाना यह प्रशासन का काम है और मस्जिद की आड़ में किए गए सरकारी अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने बड़े धैर्य से काम लिया है। बकायदा उनको सूचना दी गई, हाई कोर्ट का निर्देश था, उस निर्देश के खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट में गए, उनको स्टे नहीं मिला, उसके बाद कार्रवाई की, ये सारी इसको अंजाम दिया गया। लेकिन उससे पहले की जो कार्रवाई थी, पुलिस ने अमन कमेटी से बात की, मस्जिद कमेटी से बात की, जामा मस्जिद का इमाम एक रात पहले खुद वहां पहुंचे और उनको सब दिखाया गया कि इतना इतना अतिक्रमण आप लोगों ने किया हुआ, ये हटना है। ये सब जानते हुए भी जानबूझकर सोशल मीडिया या अफवाहें फैलाकर की मस्जिद तोड़ी जा रही है, वहां पर उपद्रवी लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मुझे हैरानी इस बात की है कि समाजवादी का सांसद, जिसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, वो वहां कैसे रहनुमा बन के पहुंचा हुआ था। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय जिस तरह की भाषा का कल प्रयोग कर रहे थे, क्यों पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? इमरान मसूद जो कांग्रेस के नेता हैं, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? आप सरकारी जमीन पे घेरेंगे, सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करेंगे और उम्मीद करेंगे कि प्रशासन पुलिस कुछ नहीं करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और दिल्ली जैसी राजधानी में इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है अभी तक, बाकी लोगों की शिनाख्त की जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी। वैसे भी मेरा पुलिस से यह अनुरोध है कि हर वो दोषी जिसने पत्थर फेंके हैं या हर वो नकाबपोश जिसने पत्थर फिकवाए हैं जो उनके पीछे था, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कल ही कोर्ट ने एक और आदेश दिया है कि जामा मस्जिद और उसके आसपास के अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई की जाए। तो हम उसका भी स्वागत करते हैं और मांग करते हैं कि ये कार्रवाई भी शीघ्र से शीघ्र होनी ही चाहिए। कीर्ति नगर स्थित जवाहर कैंप में बुधवार को स्वर्गीय कमलमुखी देवी जी की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जरूरतमंद लोगों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन चूना भट्टी कीर्ति नगर के प्रधान ललन झा, प्रधान जवाहर कैंप एवं समस्त झा परिवार द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे और सर्दी से बचाव के लिए कंबल प्राप्त किए। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय कमलमुखी देवी जी की स्मृति में उनके परिवार द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की सहायता करना रहा। आयोजन स्थल पर सुबह 11 बजे से कंबल वितरण शुरू हुआ, जिसमें बुजुर्गों, महिलाओं और गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार एवं दैनिक इंडिया दर्पण समाचार पत्र के संपादक व नेशनल टीवी चैनल SD संगम के दिल्ली न्यूज हेड ललित सुमन उपस्थित रहे। स्वर्गीय कमलमुखी देवी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद श्री सुमन ने झा परिवार को इस नेक कार्य के लिए बधाई दी और उपस्थित जनता को संबोधित किया। में नहीं थे, लेकिन ललन जी का प्यार और माता के प्रति उनका समर्पण मुझे यहाँ तक खींच के ले आया है। मैं आ तो गया हूँ, बता दे मैं लौट के जा भी पाऊँगा या नहीं। हमारी तबीयत इतनी खराब है। ललन जी को और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस तरीके का आयोजन ठंडे के समय में कंबल वितरण का करते हैं। मैं प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में शरीक होता रहा हूँ, क्योंकि ललन जी अपने माता जी की याद में यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हम छठ के अवसर पे भी आप लोगों के बीच आने का प्रयास करते रहे और पिछली बार भी छठ के अवसर पर सुबह में हम आप लोगों के बीच थे। माता, आप सभी
खुश रहें, आबाद रहें और जल्दी ही आप लोगों को सरकार की तरफ से भी यही झुग्गी वही मकान देने की योजना बन रही है। आप लोग सब शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने क्षेत्र का विकास करें और हम तो सिर्फ ये कहेंगे जो अपने बच्चे को चाहे आधी रोटी खाना ही पड़े, आधा वस्त्र हो, लेकिन शिक्षित सबको करें, क्योंकि शिक्षा अगर आपके घर में आ गया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये जितने बच्चे हैं सब देश के भविष्य हैं। कोई नहीं जानता इसमें से कौन बच्चा डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन साइंटिस्ट बनेगा, कौन नेता बनेगा, कोई हमारी तरफ पत्रकार बन जाएगा, अखबार निकालेगा, टीवी चलाएगा। तो ये सभी बच्चे देश के भविष्य हैं और सभी माता बहनें और हमारे भाई अपने अपने बच्चे को भाई जरूर पढ़ाना। शिक्षा के बदौलत ही हम बिहार से दिल्ली तक आए और आज आप लोगों के बीच में अगर हम बैठे हुए हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ सरस्वती की हमने सेवा करी, कलम हमने चलाया, कैमरा हमने चलाया और आप लोगों की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहे। ललन जी इसी तरीके हमेशा जिंदाबाद रहे। इनका बच्चा विजय, ये सभी रात दिन, बड़ा नेक बच्चा है विजय, रात दिन मेहनत कर रहा है, अपने पिता के साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलता है। आप लोग ललन जी का साथ दीजिए, ललन जी आप लोगों के साथ सदैव रहेंगे। जोर से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब के जिला परिषद और ब्लॉक समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों से मुलाकात की। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में 14 दिसंबर को हुए चुनावों में 338 जिला परिषद की सीटें और 2838 पंचायत समिति की सीटें शामिल थीं, जिसमें आम आदमी पार्टी को अभूतपूर्व जीत मिली थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब चुनाव निष्पक्षता से कराए गए। यही कारण है कि कम से कम 580 सीटों में जीत का अंतर मात्र 100 वोट या उससे कम था। यदि चुनाव में कोई अनियमितता होती तो ये परिणाम आते ही नहीं। आज यहाँ पे पंजाब के कोने कोने से आए हुए जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुन के आए हुए सभी सदस्यों को सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरी सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई जो आज चुन के यहाँ पे आए हुए हैं इतनी बड़ी संख्या के अंदर। जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य, ब्लॉक समिति के सभी सदस्य, मैं समझता हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे। नई जिम्मेदारी मिली है, जनता ने आपको नई जिम्मेदारी सौंपी है। ये बड़े गर्व की बात है कि इस चुनाव में 70% से ज़्यादा सीटें, टोटल 70% से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, आपकी पार्टी ने जीती हैं। आज हमारी सरकार को 4 साल हो गए। 4 साल के बाद हमारे चुनाव हुए हैं ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के। और जरा सी भी धक्केशाही नहीं की गई। जो नतीजे आए हैं, नतीजों में 600 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिस पे 100 से कम वोट से कैंडिडेट जीता है, और उसमें 350 से ज्यादा सीटें, जो 600 हैं उसमें 350 से ज्यादा सीटें जिसमें 100 में से कम से वोट जीता है वो विपक्ष ने जीती हैं। कई सीटें ऐसी हैं जिसमें एक वोट से कांग्रेस या अकाली दल वाला जीता है, एक वोट से। कभी सुना है? सत्ता पक्ष का कैंडिडेट एक वोट से हार गया। राजनीति बदलने के लिए आए हैं हम लोग, राजनीति साफ सुथरी करने के लिए आए हैं हम लोग। साफ सुथरा चुनाव हुआ, एक वोट भी इधर से उधर नहीं की हमने। इतने साफ सुथरे चुनाव में
4 साल पंजाब में शासन चलाने के बाद, इतना कठिन शासन था, आसान नहीं था पंजाब को चलाना, पैसा ही नहीं था, सारा पैसा खा गए ये लोग, उसको हमने संभाला है। इनके टाइम में तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती थी, हमारे टाइम पे 1 महीना भी ऐसा नहीं है जब किसी को तनख्वाह टाइम पे नहीं हो, सबकी तनख्वाह टाइम पे मिलती है। कहीं से लेके आए हम लोग, ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं, एक एक पैसा हम लोग बचा रहे हैं सरकार का, तनख्वाह भी टाइम पे मिल रही है, सब लोगों का काम भी हो रहा है और बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बिजली फ्री हो गई, आज लोगों के 0 बिजली के बिल आ रहे हैं। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? चमत्कार है ये कि 0 बिजली के बिल आ रहे हैं, पुराने बिल सारे माफ कर दिए। तो दोस्तों, 4 साल सरकार चलाने के बाद अगर आज हम 70% सीटें जीते हैं, 38% वोट लेके आए हैं, 38% वोट किस चीज का है? हमारे काम का है, गुंडागर्दी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, ईमानदारी का वोट है, शराफत का वोट है, शरीफों की पार्टी है हमारी पार्टी। 38% वोट है। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है, 4 साल में हमारे एमएलएज ने, हमारे मंत्रियों ने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने, आम आदमी पार्टी के सभी वर्करों ने मिलके जो काम किया, उससे 38% वोट आया है। अब अगली साल जब चुनाव होगा, इसको 38% से 45% पे लेके जाना है अपने को। 45% से कम वोट नहीं आना चाहिए अपना। आप लोगों की जिम्मेदारी है, जितने चुन के आए हैं जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के, आप लोगों को गांव गांव में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ के, और लोगों के काम करना, सुख दुख में काम आना, केवल सरकारी काम नहीं करना। लोगों के परिवार में कोई समस्या है, पर्सनल समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, सबका भाई बन के, सबका बेटा बन के काम करना है अपने को, छोटा भाई बन के, बड़ा भाई बन के काम करना है। और आज मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, आम आदमी वो पार्टी है जो आम लोगों को टिकट देती है। आम आदमी वो पार्टी है जिसमें आम बंदा पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाता है। भगवंत मान के पिताजी कोई नेता नहीं थे, भगवंत मान के चाचा ताऊ रिश्तेदार एक भी नेता नहीं है, इनके पूरे परिवार में मुख्यमंत्री बन गया। मेरे परिवार में एक भी कोई नेता नहीं है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। आप लोगों को भी जिला परिषद और इसमें 90% से ज्यादा आप लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में कोई नेता नहीं है। अच्छा काम करो, आप विधायक भी बन सकते हो। अच्छा काम करो, अगली बार आपको टिकट भी मिल सकता है। अच्छा काम करो, आप मंत्री भी बन सकते हो, केवल और केवल आपके काम की वजह से। जिसको जनता पसंद करती है, जिसकी जनता कायल है, केजरीवाल उसके घर जाके उसको टिकट देके आएगा, मेरे से टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। जनता की सेवा करो, भगवान ने, रब ने आपको एक मौका दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में ज्ञान सेतु एमओयू एक्सचेंज को संपन्न कराया और नीव पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंचकुला के सरकारी कॉलेज सेक्टर 1 ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के साथ संचालित ज्ञान सेतु थिंक टैंक के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने इसी कार्यक्रम के दौरान नीव पोर्टल का शुभारंभ किया, जो हरियाणा राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एमओयू और पोर्टल विकसित भारत में विकसित हरियाणा के योगदान के लिए एक मजबूत और दूरदर्शी नींव स्थापित करते हैं। आज हरियाणा के भविष्य की शिक्षा परिदृश्य को एक नई दिशा आज मिलने जा रही है। हम सब जानते हैं कि आज स्वर्ण जयंती हरियाणा के माध्यम से आज हमने सरकार के बीच जो एमओयू साइन किया है, और इसका लाभ जिस सोच के आधार पर किया गया है कि प्रदेश के जन को मिले, हमारे हरियाणा प्रदेश मजबूती से आगे बढ़े, उसके ऊपर मंथन विचार किया। 2047 में ये हरियाणा कैसा हो, किस दिशा में हरियाणा जाए, हमारी परिकल्पना क्या है, हमारी सोच क्या है, उस सोच के आधार के ऊपर हमने 2047 का वो संकल्प लिया है, जो संकल्प भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2047 का इस भारत का संकल्प लिया है कि दुनिया में भारत का रूप कैसा हो,
भारत को किस दृष्टि से देखें, भारत को किस नजर से उसको जाने, उसका रूप, वो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। आज हम पिछले 11 वर्षों के अंदर अगर नजर डालें तो देश ने एक अलग बदलाव किया है, अलग दृष्टि से देश हमें दिखाई दे रहा है और उसकी चर्चा भी हो रही है। आम व्यक्ति, आमजन उसकी चर्चा करता है कि बदला है, चाहे वो मेरा गांव है, चाहे मेरा वार्ड है, और जब हम इसको सारे को मिलाते हैं तो मेरा प्रदेश है, और चाहे मेरा देश है। जब हम उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव हर क्षेत्र के अंदर हमें नजर आ रहा है। फिर भी आज हमने जो MOU साइन किया है, MOU साइन का हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं और जब हम विकसित हरियाणा की बात कर रहे हैं उसके साथ जोड़ करके, कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो 2047 के अंदर हम आज वो पिलर्स खड़े करेंगे। आने वाले समय के अंदर उन पिलरों के ऊपर कुछ लोग और आगे बढ़ेंगे और फिर उन्हीं पिलरों के ऊपर ये विकसित हरियाणा मजबूत नजर आएगा। हमें उस तरफ बढ़ने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये 2014 से पहले सोच से भी दूर का विषय था। आयुष्मान भारत, चिरायु एक पिलर है, एक विशेष वर्ग में जाकर के उनके जीवन को बदलने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने एक और विषय को आगे बढ़ाया। 2014 से पहले हम देखते थे कि हमारी माताएं बहनें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2-2 किलोमीटर दूर से पानी का पीने का मटका रख करके लेकर के आती थी घर में। आज बदल गया, नहीं दिखाई दे रहा। एक वो पिलर था, पिलर के रूप में खड़ा हुआ, उसका कहीं ना कहीं सोच थी और वो सोच को अमली जामा पहनाया। हर घर नल और स्वच्छ जल पहुंचाया। अगर हम हरियाणा के अंदर भी बात करें, लंबे समय से इस बात को लेकर के चर्चा रहती थी कि 24 घंटे बिजली देंगे। हर दल करता था, हर व्यक्ति बोलता था, व्यक्ति तो नहीं बोलता था, व्यक्ति तो बोलता था कि हमें 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, मांग करता था वो, परंतु नहीं मिल पा रही थी। उसके ऊपर सोचा नहीं गया, उसके ऊपर विचार नहीं आया अभी ये होगा कैसे। ये विचार यहीं से आया। हमारा गांव जगमग गांव, और देखते देखते आज हरियाणा प्रदेश के 6000 गांव, 6500 गांव में से 6000 गांव ऐसे हैं जिसके अंदर 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। जयपुर के राजस्थान पुलिस अकेडमी में गुरुवार को विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था विषय पर एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सुदृढ़ कानून व्यवस्था की निर्णायक भूमिका है। सरकार पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए और साइबर नियंत्रण कक्ष व तकनीकी प्रशिक्षण अकेडमी के लिए 350 करोड़ रुपए का फंड गठित कर रही है। वहीं नई न्याय संहिता में त्वरित न्याय की अवधारणा से लोगों का कानून के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है। आज के इस
राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था के इस कार्यक्रम में सम्मेलन में आए सभी पुलिस के अधिकारीगण, आप सभी का इस सम्मेलन में आने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी आपने देखा है कि 60वें पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन में रायपुर में चर्चा हुई। ये हर साल सम्मेलन किसी न किसी प्रदेश की एक राजधानी में या किसी प्रमुख स्थान पर होता है और इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है कि विभिन्न प्रदेशों के कानून व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था, उसको हमें चर्चा करते हुए हमारे देश की आंतरिक जो व्यवस्था है उसको किस प्रकार से ठीक करना है। और आज मैं समझता हूं कि उसी के आधार पर आज का ये सम्मेलन रखा गया है। मुझे बताया गया है कि इस 2 दिन के सम्मेलन में सभी चर्चा होने वाली है। मैं कह सकता हूं कि उस मंच के माध्यम से बेहतर पुलिस तकनीक का उपयोग, समुदाय का सहयोग, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा की गई थी। आज प्रदेश की पुलिस को उन उपायों को अमल में लाने के कुछ नए कदम उठाने की आवश्यकता है। पुलिस अपने सूचना तंत्र को मजबूत बनाए, पुलिस स्टेशन पर उपलब्ध खुफिया जानकारी का उपयोग क्षेत्र के अपराधियों को व्यवस्थित प्रोफाइल करने और सोशल मीडिया सहित उनके सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाए, क्योंकि जिस तरह से आज के समय में अपराध बढ़ा है, हमें उससे आगे जाना होगा। नए नए तकनीकी के माध्यम से हम उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसमें हमें विचार करना होगा। दिसंबर 23 में जब हमारी सरकार आई थी, हमने कहा जो भी आवश्यकता है हमारी पुलिसिंग के लिए, हम उसको पूरी तरह से करने को तैयार हैं। और लगातार आप 2 साल से देख रहे हैं, जो आपने हमसे कहा है हमारी पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए, वो काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। भारत सरकार के उपक्रम क्षमता संवर्धन आयोग द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस अकादमी संपूर्ण भारतवर्ष के राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्राप्त करने वाली प्रथम अकादमी बन गई है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी बने, हमारी पुलिसिंग पूरे देश के अंदर अग्रणी बने। इसके लिए हमें क्या काम करना है, उसकी आवश्यकता है। हमारी सरकार उसको पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सूचना की प्रत्येक श्रेणी को टैग करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिससे किसी भी श्रेणी से संबंध कई चैनलों से प्राप्त सूचनाओं का कुशल विश्लेषण किया जा सके। मुझे यह भी पता है पिछले 2 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन अभी आवश्यकता है कि हम उसमें और कैसे आगे बढ़ें, हम उसको और कैसे नियंत्रित करें। 2023 के मुकाबले अपराधों में 15% से अधिक की कमी आई है। हत्या के प्रकरणों में 25% की कमी आई है। लूट के प्रकरणों में 50% की कमी आई है। महिला अत्याचार में 10% की कमी आई है। अनुसूचित जाति जनजाति विरुद्ध अत्याचार में 28% की कमी आई है। लगातार अच्छा काम करने के बावजूद सिर्फ एक अप्रिय घटना पुलिस और प्रदेश की छवि को धूमिल कर सकती है। संगठित गैंगवार की घटनाओं को प्रदेश में घटित होती हैं, उन पर 100% लगाम लगाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने गुरुवार को नई दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस में एक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने मध्य प्रदेश में हुए जल संदूषण की घटना पर केंद्रीय सरकार और भाजपा शासित मध्य प्रदेश सरकार पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2022 में जल पाइपलाइन बदलने की स्वीकृति मिल जाने के बाद आखिर क्यों अब तक इस पर आगे कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस अवसर पर एक अन्य शहर गांधीनगर में टाइफाइड फैलने का भी दावा किया और जल सुरक्षा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के सेवन से अब तक
18 जानें जा चुकी हैं और 100 लोग अभी भी अपनी जान के लिए आईसीयू में लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये जो हादसा हुआ है ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। ये राज्य भी ऐसा है जहां बहुत लंबे अंतराल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन रहा है। स्वच्छ भारत कैंपेन में इंदौर लगभग 9 बार प्रथम स्थान पर रहा है। ये पोल खुल जाती है इस सरकार के नारों की, इस सरकार की योजनाओं की। मैं 2 नारे आपके सामने रखता हूं। एक तो स्वच्छ भारत, इंदौर नंबर 1, हालत देखिए इंदौर में, और दूसरा हर घर जल योजना, मतलब हर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई जाएगी। ये मोदी जी ने हर चुनाव में इस नारे को भुनाया, 70 साल को कोसा। ये इंदौर के पाइप्ड वाटर सप्लाई की हालत है। मैं आपके सामने एक ऐसा सनसनीखेज कागज रखना चाहता हूं। पाइपलाइन बदलने का ठेका 22 जुलाई 2022 को अप्रूवल्स आ चुके थे। इंतजार किस बात का था? अप्रूवल आ गए, कंपनी आपने फाइनल करनी थी बस। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना, स्मार्ट सिटी इंदौर, क्लीन सिटी इंदौर, हर घर जल योजना में इंदौर। फिर ये क्या हुआ? और ना केवल इंदौर, गांधीनगर, स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी, टाइफाइड फैल रहा है। मैं रोज डिबेट्स के लिए हमारे स्पोक्स पर्सन्स को तैयार करके भेजता हूं कि आज इस पे डिबेट होगी। टाइफाइड गांधीनगर में नहीं होती। रोज बेचारे बैरंग आ जाते हैं कि नहीं हो रही। हमारी साधना भारती ने उठाया दिल्ली में 30% दिल्ली का पानी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी काला था, बीजेपी की सरकार आई तो पीला हो गया। ये ईस्ट दिल्ली अच्छा इलाका माना जाता है, यहां की हालत। उदाहरण अनेक हैं, पूरे देश में उदाहरण है। और हवा में जहर हम रोज भुगत रहे हैं दिल्ली में, पानी में जहर आपके सामने है, दवाइयों में रेबीज के इंजेक्शन में मिलावट, कॉफ सिरप में मिलावट, पनीर में मिलावट, हर चीज में जहर। और अगर कुछ कसर रह गई, ये किस तरह का अमृतकाल है, ये आपके सामने है। जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी की एक रिपोर्ट है, वो बता रही है कि 70% पानी भारत का दूषित हो चुका है। हमें और आपको अलग अलग विवादों में व्यस्त रखने के पीछे की साजिश ये है कि असली मुद्दे, मिलावट के मुद्दे, दवाइयों में मिलावट के मुद्दे, कफ सिरप के मुद्दे, जहरीले पानी के मुद्दे, ये सब मुद्दे सामने न आए, मेन स्ट्रीम में ना आए, डिबेट्स का हिस्सा न बने, राजनीतिक विमर्श का हिस्सा न बने। हजारों करोड़ खर्च किए गए, हर जल योजना, हर घर जल योजना, घर घर जल योजना। हम सब के पानी में मल आ रहा था। ये हालत थी इंदौर की, ये हालत कई शहरों की है। इंदौर का तो सामने आ गया, लेकिन ये सवाल हमें पूछना होगा ताकि और बच्चे न मर सके। इंदौर में जो दूषित पेयजल से मौतें हुई, उन मामलों में वाटर सैंपल्स और प्रभावित नागरिकों के स्टूल सैंपल की कल्चर जांच हुई या नहीं। अगर जांच कराई गई है तो हैजा का बैक्टीरिया क्या उसमें मिला या नहीं मिला। वाइब्रो कॉलेरा की अगर पुष्टि हुई, यह हैजा का बैक्टीरिया होता है, अगर पुष्टि हुई तो क्या इन मामलों को आईडीएसपी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत विधिवत नोटिफाई किया गया है या नहीं, क्योंकि भारत में हैजा एक नोटिफाएबल डिजीज है। हमारा चौथा सवाल है, क्या हैजा से संबंधित मामलों, मौतों की सूचना राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर को दी गई या नहीं दी गई? कॉरेस्पॉन्डेंस सामने लाइए। आप दोनों के बीच में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है वो सार्वजनिक कीजिए। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 के अंतर्गत WHO को नेशनल IHR फोकल पॉइंट के माध्यम से सूचित किया गया या नहीं, और किया गया तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस भी आप सार्वजनिक कीजिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम